Pakistan Studies Class 9 or Chapter 5 in progress. Today's SLO is analyze the need for increase in production of energy resources for Pakistan. How it is essential for Pakistan to increase its energy resources for the development. ये आज का SLO है, इसको देखते हैं जी। इंट्रोडक्शन इसका यूं किया जा सकता है कि एनर्जी इज़ द पावर टू चेंज, एनर्जी इज़ द की फैक्टर, without energy it is impossible to survive, play a great role in economic development of a country। ये जो हाईलाइट मैंने किया है रेड से, यही पॉइंट आपने पिक करने हैं और इन्हीं पर सेंटेंसेस बनाने हैं। ग्रो इकोनॉमिकली, energy has a better chance to grow economically as compared to a country where the sources of energy are less or not utilized properly. So energy play a great role. Without energy, no life. To feed our ever growing population, Pakistani population is increasing rapidly, and to cope the needs of the people, it is inevitable to enhance our energy resources. So population is increasing and it is used vital in agricultural, domestic and industrial sector broadly। अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है, अगर डेवलपिंग से डेवलप स्टेटस हासिल करना है, तो अपने एनर्जी रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना होगा और अपने अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा। उसी से हमारी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगी, इसी से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी। हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है उसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है। ये तमाम चीज़ें तब होंगी जब हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे और जो हमारे पास अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, चीप एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हम माइग्रेट करेंगे। और जो हम एनर्जी जो बना रहे हैं जो कॉस्टली है, और अपनी इंडस्ट्री को हम जो कॉस्टली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उससे हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसको रिड्यूस करना होगा। सस्ती एनर्जी अपने किसानों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड करेंगे, जिससे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगी और उससे हमारे किसान और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो खुशहाल होगा। जी, ये एक डायग्राम है जो क्या शो कर रही है। ये डिमांड और सप्लाई के बारे में मैंने ऐड की है कि 2010 से लेकर 30 तक हमारी एनर्जी की डिमांड क्या है और हमारे पास सप्लाई कितनी है। तो ये ब्लू कलर की जो है ये सप्लाई लाइन है और रेड कलर में ये हमारी डिमांड है। तो 2020 तक का अगर देखें तो जो पीक सीज़न होता है गर्मियों का, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये 40,000 तक 40,000 तक ये हमारी मेगावाट बिजली हमें चाहिए। जो हासिल कितनी होती है वो तकरीबन 30,000 तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये इंक्रीज़ हो जाएगी 2030 तक। अगर हम देखें तो हमें 60,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा बिजली जो है वो चाहिए होगी, जबकि हम प्रोड्यूस कितनी करेंगे, वो तकरीबन 45,000 मेगावाट तक हमारी प्रोडक्शन होगी 2030 तक। तो ये जो फिर गैप आता है
ये एनर्जी की जो डेफिशिएंसी है ये फिर शॉर्टेज की तरफ जाती है, लोड शेडिंग की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट डायग्राम में देखें कि ये अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कि हम किस जो रिसोर्स से कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ये गैस का है। हमारे जो पावर प्लांट गैस से चलते हैं, हम उनको पावर जिससे हासिल करते हैं वो 47% है, और 47.60% हम गैस से बिजली बनाते हैं। और ये जो ब्लू पाई चार्ट में ब्लू पोर्शन है ये शो कर रहा है कि हम ऑयल से कितनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं। 32% इलेक्ट्रिसिटी हमारी इससे हासिल होती है। तो हमारा जो मेजर पोर्शन ये देखें, ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं जो कि कॉस्टली होती है। अगर बाकी देखें तो ये जो लाइट ग्रीन है ये ऑयल से हम कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, और ये गैस से। लेकिन ये हाइड्रो जो है लाइट ब्लू, हाइड्रो से जो हमारी सबसे चीप और एनवायरमेंटल फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो है। लेकिन हम सिर्फ 11.80% हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन हमारी हुकूमतों ने इस पर फोकस नहीं किया और बड़े डैम जो हैं वो नहीं बनाए। तो इसको इम्प्रूव करेंगे तो बिजली सस्ती होगी और नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होगी। तो ये कोल है जिस पर कुछ काम हुआ, 6% हम इससे हासिल करते हैं। और ये न्यूक्लियर है, 2 न्यूक्लियर प्लांट, उससे हम 0.10%। और बाकी ये जो 1.30% है ये कोल से और इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी। इम्पोर्टेड से मुराद ये जो एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं वो भी ली जा सकती है, या कभी हम ईरान से एक वक्त में हमने जो है वो बिजली 1000 मेगावाट वो ली। तुर्की से रेंटल पावर प्लांट जो है वो आए, वो शामिल है। तो ये हमारी एनर्जी के जो हैं वो रिसोर्सेज हैं इस वक्त, और वो ये ऊपर जो डायग्राम है वो हमारी डिमांड और सप्लाई है। तो कंक्लूड इसको हम ऐसे करेंगे कि वाई एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी इंक्रीज। कंक्लूजन क्या निकला, ये पॉइंट वाइज है जी। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। क्यों हम एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ाना ज़रूरी है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। हमारे जो किसान हैं और हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको हम एनर्जी सस्ती जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। नंबर 2, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो सक्सेसफुली अपना काम करेगा तो फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी। यानी एक आम शख्स की जो सालाना औसत वेज है वो इंक्रीज़ करेगी, खुशहाली आएगी। जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन, हम अपनी जो जियोग्राफिकल हमारी जो लोकेशन है यानी मिनरल एक्सप्लोरेशन है, बलूचिस्तान, गवादर, इसमें से मिनरल की तलाश, या फिर जो हमारे एग्रीकल्चरल स्पेशलाइजेशन है, हम बाज़ जगहों पे ख़ास किस्म की वेजिटेशन करके, फसलें उगाकर, गार्डनिंग करके जो चीज़ें हम हासिल करते हैं उसमें तरक्की होगी। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी आएगी। इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, चीप इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, ज़्यादा जो मार्केट में ज़्यादा वैरायटी जो है वो देखने में आएगी।
कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, वैरायटी आएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। अगर चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अगर मार्केट में चीज़ें वाफर मौजूद हों तो फिर वो उनकी कास्ट वो कंट्रोल में रहेगी। नंबर 6, हायर लिविंग स्टैंडर्ड। ये जब 5 पॉइंट होंगे तो फिर ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, अप होगा लोगों का। चीज़ें उनकी अवेलेबल होंगी, उनको उनकी दस्तरस में होगी। लेस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, हमारी इंपोर्ट डिक्रीज़ होंगी, हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होंगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी। हम चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर में पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा, जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव होगा। नंबर 8, एक्सपोर्ट इंक्रीज। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, मोर इम्पोर्ट लेस एक्सपोर्ट, मोर एक्सपोर्ट लेस इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करनी है। यही फोकस होता है हुकूमतों का कि इंपोर्ट जो है वो हमारा ख़र्चा है, हमारे एक्सपेंडिचर है, और एक्सपोर्ट हमारी वेज है, हमारी आमदन है। तो हम अपनी ज़ाहिर है हर शख्स अपनी आमदनी बढ़ाने की चक्कर में रहता है। यही मुल्कों का हाल है कि वो अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे, तब खुशहाली आएगी, मुल्क में पैसा आएगा। अगर इंपोर्ट बढ़ती जा रही है तो फिर तो पैसा बाहर जा रहा है। नंबर 9, गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज़। अगर प्रोडक्शन भी बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी, तो फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस की सूरत में ज़्यादा रेवेन्यू हासिल होगा। उनके पास इतना पैसा होगा फिर कि वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकें और लोगों की वेलफेयर के लिए बड़े बड़े मंसूबे बना सकें। एंड इन द लास्ट पॉइंट, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, एग्रीकल्चरल सेक्टर तरक्की करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ये था आज का SLO।